A very good morning to all my students. So today we are going to discuss gene library और DNA library. तो जैसे कि आपने लाइब्रेरी के बारे में सुना होगा, बुक लाइब्रेरी हमने सुना है, तो वैसे ही डीएनए का या जीन का भी एक लाइब्रेरी रहते हैं जिसमें हम अपने डीएनए को प्रिजर्व करके रखते हैं या अपने जीन को प्रिजर्व करके रखते हैं या आपको उसमें जितने भी जीन्स या डीएनए है वो आपको अवेलेबल मिलेगा। ओके, सो क्या होता है डेफिनेशन हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे। A gene library is the collection of different DNA sequences from an organism where each sequence has been cloned into a vector for ease of purification, storage and analysis. तो क्या होता है डीएनए लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी? जीन लाइब्रेरी वो चीज है या वो जगह है जहाँ पे हम डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस को कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म से जिसमें जिस डीएनए का हम क्या करते हैं, क्लोन बना के रखते हैं कि वेक्टर में, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें वो जीन चाहिए है तो हम उस की ऑर्गेनिज्म को यूज किए बगैर उस वेक्टर में से या किसी भी ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियल जहाँ पे हमने वेक्टर में इनपुट किया था हमारा जीन, वहां से हम इजीली इसको प्यूरिफाई कर सके, स्टोरेज कर सके और उसके बाद उसका एनालिसिस कर सके। ओके, तो उन लाइब्रेरीज को हम क्या बोलते हैं? जीन लाइब्रेरी। तो नॉर्मली दो टाइप्स के लाइब्रेरी रहते हैं। एक रहता है जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी और दूसरे को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के लाइब्रेरी यूज होते हैं हमारे जीन को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। ओके, तो जीनोमिक लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डीएनए को ही हम प्रिजर्व करके रखते हैं। और कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है जहाँ पे हम एमआरएनए से डीएनए फॉर्म करते हैं, फिर डीएनए से हम उस डीएनए को हम फिर प्रिजर्व करते हैं। तो इस जीनोमिक लाइब्रेरी में तो इंट्रॉन, एक्सॉन और जो नॉन कोडिंग रीजन है या जो ऑपरेटर है, जो प्रमोटर है, वो सारे रीजन्स डीएनए में प्रेजेंट रहता है। बट जो एमआरएनए है, तो जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी है उसमें हम डायरेक्टली एमआरएनए से जब हम इनकोड करते हैं तो सिर्फ वो रीजन होगा, वो डीएनए होगा जिसमें ये इंट्रॉन, एक्सॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, तो जीन लाइब्रेरी कंटेन a certain number of recombinants with a high probability of containing any particular sequence. तो जीन लाइब्रेरी क्या होता है? जीन लाइब्रेरी में मेनली जो अ, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो हमारे रिकम्बिनेंट्स होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। ओके, so this can be calculated if you know the genome size and average size of insert in the vector. तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर वेक्टर में कितना जीन होने के चांसेस है या इस रिकम्बिनेंट में कितने जीन्स होने की प्रोबेबिलिटी है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस में अप्रोक्सीमेटली 25,000 जीन्स एग्जिट करते हैं अमंग द 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ द डीएनए। तो अराउंड 25,000 जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। आउट अगर हम बेस पेयर की बात करेंगे तो कितने बेस पेयर रहते हैं, दैट इज एडेनिन थाइमिन, जो ये बेस पेयर है, तो ये रहता है कम से कम 3 बिलियन बेस पेयर्स। ओके, तो उस थ्री बिलियन बेस पेयर्स में कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं? दैट इज द 25,000 अप्रोक्सीमेटली, हम अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं। ओके, सो टू स्टडी any one of these genes, a researcher first isolate it from all of the other genes in an organism DNA. तो अगर जो रिसर्चर है उसको अगर इस 25,000 जीन में से कोई भी एक जीन अगर उसको पढ़ना होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें से एक जीन है हमारे इंसुलिन के लिए, जो इंसुलिन प्रोटीन फॉर्म करता है, अगर हमें इंसुलिन का जीन रीड करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस इंसुलिन जीन को इस 3 बिलियन बेस पेयर में से आइसोलेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्यूरिफाई करने के बाद उसको स्टडी करना पड़ेगा डीएनए में से। ओके, सो वन आइसोलेशन मेथड इज अ रिलेटिव लॉन्ग हिस्ट्री एंड इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए लाइब्रेरी। तो हम पहले तो क्या करते थे, डायरेक्टली जो ऑर्गेनिज्म है वहां से आइसोलेट कर लेते थे, बट धीरे धीरे जो ऐसे जीन लाइब्रेरीज डेवलप होते गए, जो हमारा काम बहुत इजी करने लगा, साइंटिस्ट का काम इजी होने लगा, और वो डायरेक्टली जो रिकम्बिनेंट्स हमने बनाए हैं उस रिकम्बिनेंट में से हम उस पर्टिकुलर डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि आइसोलेट प्यूरिफाई तो ऑलरेडी हो चुका है, डायरेक्ट उसमें से हमको क्या करना है, उसको आइसोलेट करना है। ओके, सो
So when a gene is identified and copied, it is said to have been cloned. तो एक जीन जब हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको क्लोन किया, क्लोन करने के बाद हम अपने वेक्टर में डालेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? दैट द जीन हैज बीन क्लोन्ड। तो ये जो पर्टिकुलर जीन है इंसुलिन के लिए, अब उसका हमने क्या कर दिया है? क्लोनिंग कर लिया है। ओके। तो अगर हम बात करेंगे तो लाइब्रेरी आपको पता है, लाइब्रेरी कैन रेफर टू एन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो लाइब्रेरी में हम इसको रेफर करेंगे किसको? एक पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, ईच ऑफ व्हिच कैरीज अ डीएनए मॉलिक्यूल इंसर्टेड इनटू इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है, इसके बाद दूसरा और एक पॉपुलेशन होगा इसी ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हमने अपना जीन रखा हुआ है। दूसरा, ये दूसरा पॉपुलेशन है, ये तीसरा पॉपुलेशन है। तो अलग-अलग पॉपुलेशन होंगे जिसमें एक-एक अ, ऑर्गेनिज्म में हमारा एक पर्टिकुलर जीन इसमें प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम जीन लाइब्रेरी बोलते हैं। ओके। सो अ हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है? द टर्म लाइब्रेरी कैन रेफर टू अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच ऑफ व्हिच कैरीज अ डीएनए मॉलिक्यूल inserted into a cloning vector or alternatively to the collection of all of the cloned vector molecules। ठीक है? तो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा क्या होगा? पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है वो प्रेजेंट होगा, और उस क्लोनिंग वेक्टर में हमारा जीन प्रेजेंट होगा। तो इन सबको हम कंबाइंडली क्या बोलेंगे? जिसमें हमारे जीन्स प्रेजेंट है, तो उसको हम दैट इज कॉल्ड जीन लाइब्रेरी, या हम डीएनए लाइब्रेरी भी बोलते हैं। ओके। सो कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स दैट हैव बीन क्लोन्ड इनटू वेक्टर so that researchers can identify and isolate the DNA fragments that interest them for further study। ठीक है? तो जो रिसर्चर है जिसको स्टडी करनी है एक पर्टिकुलर जीन पे, उस वो डायरेक्टली क्या करेगा? उस पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट करेगा। आइसोलेट करने के बाद पहले आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसको आइसोलेट करेगा। तो ये जो जीन लाइब्रेरी हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं? जीन लाइब्रेरी हम इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं क्योंकि जीन लाइब्रेरी के थ्रू हम जो हमारा टारगेट डीएनए है उसको हम इजीली प्यूरिफाई कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं, और इजीली उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम जीन्स को क्या करते हैं, अलग-अलग वेक्टर्स में डाल के, या वेक्टर्स में डाल के उसको हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्टोर करके रखते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जीन लाइब्रेरी बोलते हैं। ओके। सो अगर हम टाइप्स देखेंगे तो हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया कि दो टाइप्स की डीएनए लाइब्रेरी रहते हैं, या जीन लाइब्रेरी रहता है। एक को हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी विच इज मेड फ्रॉम द जीनोमिक डीएनए, और दूसरा है कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी विच इज मेड फ्रॉम कंप्लीमेंट्री डीएनए, दैट इज अ कॉपी ऑफ एमआरएनए। हमने एमआरएनए का कॉपी बनाया, फिर उस एमआरएनए को हमने डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, फिर उस डीएनए को हमने क्या किया? स्टोर करके रखा किसमें? हमारे वेक्टर में और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ओके। सो अगर हम देखेंगे, दैट इज जो ये प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है जीन को हम लाइब्रेरी में रख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गिवन सीक्वेंस इन जीन लाइब्रेरी, तो हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल एक इंसुलिन के लिए हम सीक्वेंस को ढूंढना चाहते हैं, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी एक जीन लाइब्रेरी में कितनी है? दैट इज यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज n इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस पी एन लॉग ऑफ 1 माइनस एफ। तो यहाँ पे जो n है दैट इज द रिकम्बिनेंट्स। ठीक है? तो ये क्या है? n जो हमारे यहाँ पे दिया है दैट इज रिकम्बिनेंट्स। कितने रिकम्बिनेंट हमारे पास है? ओके, या बैक्टीरियल कॉलोनीज या वायरल प्लेग्स। ठीक है? देन जो p है दैट इज अ डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं। ठीक है? एंड f इज द फ्रैक्शन ऑफ जीनोम इन वन इंसर्ट। तो कितना हम जो हमारा ये साइज, फॉर एग्जांपल ये हमारा टारगेट डीएनए है, तो इसका जो साइज है वो कितना है? ठीक है? वो यहाँ से हम पता करते हैं फ्रैक्शन ऑफ जीनोम f से। सो एक अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक 0.9 प्रोबेबिलिटी के लिए, और जो इंसर्ट साइज है कितना, दैट इज 10 into 10 raised to power 4 बेस पेयर। तो इतने साइज के लिए, ठीक है? और अगर हम जीनोम साइज देखेंगे, दैट इज द जीनोम साइज ऑफ इकोलाई इज अराउंड 4.6 into 10 raised to power 6 बेस पेयर। ठीक है? तो इस चीज के लिए अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा वो क्या होगा? दैट इज
जो हमारा रिकम्बिनेंट्स है वो कितने आने के चांसेस है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं दैट इज log ऑफ 1 माइनस 0.99, दैट इज log ऑफ 1 माइनस 2 इंटू 10⁴। और जो हमारे फ्रैक्शन है जो हमने यहाँ पे यूज किया कि एक जीनोम में हम कितना इंसर्ट डाल सकते हैं, तो यहाँ से हमको मिलेगा। और फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज 1.1 इंटू 10⁻³ तो इतने जो रिकम्बिनेंट्स है हमको मिलेगा जिसमें एक पर्टिकुलर जीन हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एक जो सिंगल सीक्वेंस है वो हमें इस पर्टिकुलर रिकम्बिनेंट में हमें मिले। ओके, तो ऑलरेडी हमने बताया कि जो टाइप्स हैं दैट इज जीनोमिक लाइब्रेरी के, वो दो टाइप्स के हैं, दैट इज एक जीनोमिक लाइब्रेरी है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी है। ओके, देन genomic library, so it is a collection of clones that represents the complete genome of an organism। तो ये genomic library क्या होता है? It is a collection of clones। clones means आपको पता है जहाँ जिसमें हमारा जो वेक्टर है वो क्या हो गया है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है या वहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, और बैक्टीरियल बैक्टीरियल सेल्स को हम क्या बोलेंगे या वायरल प्लेग्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज आवर क्लोन। ठीक है, सो जो ये जीनोमिक लाइब्रेरी है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ क्लोन्स that represent the complete genome of an organism। तो क्लोन्स में या जो इस जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या होगा, जितने भी हमारे जीन्स हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, जितने भी जीनोम्स हैं उस पर्टिकुलर प्लेग में या कॉलोनी में प्रेजेंट होगा, तो उस पर्टिकुलर कॉलोनी को हम क्या बोलेंगे, जीनोमिक लाइब्रेरी। मींस उसमें हमारे जितने भी जीन्स हैं उस अलग अलग बैक्टीरियल सेल्स में क्या होगा, वेक्टर में प्रेजेंट होगा। तो होल जो सीक्वेंस है वो इस कॉलोनी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये देखो, इतने मैंने यहाँ पे सेल्स बनाए हैं, तो इतने सारे सेल्स में हमारे ह्यूमन का जितने भी जीन्स हैं दैट इज 25,000 जीन्स वो प्रेजेंट है, तो इसको हम एक जीनोमिक लाइब्रेरी बोलेंगे। और मेनली इनमें क्या है, हमारा जो पर्टिकुलर डीएनए है वो प्रेजेंट है, नॉट द mRNA। ओके, so all fragments of DNA inserted into vectors for further propagation into suitable host represent the entire genome of an organism। तो इस जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या होता है कि जो हमारा डीएनए है उसको हमने इंसर्ट किया है किसमें, वेक्टर्स में, फिर उस वेक्टर्स को हमने ट्रांसफॉर्म किया है किसमें, बैक्टीरियल सेल्स में, ताकि वो बैक्टीरियल सेल्स में हमारे जितने भी जीनोम्स हैं या जितने भी हमारे जीन्स है वो उन बैक्टीरियल कॉलोनीज में प्रेजेंट हो। ओके, सो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए जीनोमिक लाइब्रेरी द इंटायर जीनोमिक डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल्स। तो हम किस तरीके से जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो जीन है उसको आइसोलेट करते हैं, जो डीएनए है जीनोमिक डीएनए है एक पर्टिकुलर सेल से हम आइसोलेट करते हैं, फिर उसके बाद या होस्ट सेल है या जो भी जिसका भी हम जीन लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सेल में से हम उस डीएनए को उसके डीएनए को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद उसको प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करने के बाद उसको कट करते हैं बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस या कोई भी कटिंग मेथड होगा, उस कटिंग मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए का फ्रैगमेंट्स करा बनाते हैं इन द करेक्ट साइज जो हम क्लोनिंग के लिए यूज करने वाले हैं। ओके, सो देयर आर टू बेसिक वेज जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, कटिंग करा सकते हैं। एक तो आपको पता है फिजिकल शेयरिंग। ठीक है, फिजिकल शेयरिंग जैसे जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि पिपेटिंग या मिक्सिंग और सोनिकेशन, हम ये जो प्रोसेस है वो यूज करते हैं। दूसरा है पार्शियल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर डीएनए को हम डाइजेस्ट कर सके। ओके, बाय यूजिंग लिमिटिंग अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द डीएनए इज नॉट डाइजेस्टेड एवरी रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो अगर हम कम डाइजेशन एंजाइम यूज करेंगे तो जो डीएनए है उसकी जो कटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर हम जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे उतना हमारा रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वहां पे क्या होगा, डीएनए कट होगा, एंड इट इज वेरी easy to put that DNA into the vector। Okay, so using these methods genomic DNA is broken randomly into smaller fragments। तो ये जो methods है that is like physical sharing है जिसमें हम फिजिकल तरीके से जो हमारे डीएनए है उसको कट करते हैं, और दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डाइजेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल डाइजेशन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, जो डीएनए है उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो जो ये मेन पर्पस है जीनोमिक डीएनए फॉर्म करने का, इस वो क्या हुआ है, that is to arrange all the DNA fragments of genome in a proper order
एंड टू सप्लाई द रिक्वायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू रिसर्चर। ठीक है, तो जो मेन पर्पस है जो हम जिससे हम डीएनए लाइब्रेरी बनाते हैं, तो वो क्यों बनाते हैं? ताकि जो जीनोम है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में क्या हो जाए, फ्रैगमेंट हो सके। ठीक है, उसके बाद उस जीनोम को हम पर्टिकुलर रिसर्चर्स तक पहुंचा सके, ताकि वो उस पर्टिकुलर जीनोम्स पे काम कर सके, रिसर्च कर सके, स्टडी कर सके। ओके, तो जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज आर कंस्ट्रक्टेड फॉर मैन, ह्यूमन के लिए हम बनाते हैं, चिंपैंजी के लिए बनाते हैं, बबून के लिए बनाते हैं, रैट के लिए बनाते हैं, माउस के लिए बनाते हैं, ड्रोसोफिला के बनाते हैं, ज़ेब्रा फिश, कैट फिश, राइस, बीट, इकोलाई एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे स्पीशीज है जिसके लिए हम जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज क्रिएट करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर जीन, कोई भी जीन होगा किसी ह्यूमन में, हम इजीली उसको पढ़ सके। और अगर कोई भी ह्यूमंस में किसी भी जीन्स की जीन में कोई डिफेक्ट होगा, तो हम उस जीन को रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐसे जीन थेरेपी भी उसको करा सकते हैं। ओके, या फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम जीनोमिक लाइब्रेरी के थ्रू हम उस पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट करके उस जीन को हम क्या कर सकते हैं, उस जीन में से वो प्रोटीन या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जिसमें हमने अपना क्लोन डाला है या अपना वेक्टर डाला है, उस पर्टिकुलर स्पीशीज या बैक्टीरिया में से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन को डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम जीनोमिक लाइब्रेरी, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी हो या जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी हो, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, सो कौन से वेक्टर्स हम यूज करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी में, क्योंकि हमें वेक्टर्स भी चाहिए होते हैं ताकि जीनोमिक लाइब्रेरी बन सके, क्योंकि जब तक वेक्टर नहीं होगा तब तक हम अपने जीन को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। और इसी वेक्टर को हम क्या करते हैं, फिर फाइनली एक बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफर कर देते हैं, और बैक्टीरियल सेल्स में जाके ये बैक्टीरियल सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वहां पे जो हमारा जीन है उसका एक्सप्रेशन होता है। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स हैव बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। तो बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स है जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम जीनोमिक लाइब्रेरी, डीएनए लाइब्रेरीज फॉर्म कर सके, जिसमें हमारा प्लास्मिड है, फॉस्मेट है, फैचमेट है, डीएनए है, पीएसी है, बीएसी है, यैक है। तो दीज आर सम vectors which we used in this construction of genomic library. Okay, so suitable vector is chosen based on the size of the genomic DNA. तो वेक्टर हम चूज करते हैं किसके बेसिस पे, कि जीनोमिक डीएनए का साइज क्या है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ क्लोन्स टू बी मेड टू कंस्ट्रक्ट द डीएनए लाइब्रेरी, और कितने क्लोन्स हम बनाना चाहते हैं हमारे डीएनए लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसके बेसिस पे हम वेक्टर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर छोटे फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं, तो हम वही वेक्टर्स यूज करेंगे जिसमें छोटे फ्रेगमेंट्स का इंसर्शन होता है। और अगर बड़े फ्रेगमेंट्स का साइज फॉर्म हो रहा है, तो हम उस टाइप के वेक्टर्स चूज करते हैं जिनमें बड़े बड़े साइज के, जो हमारा डिजाइड डीएनए या फॉरेन डीएनए है, या फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट से उनको हम इंसर्ट कर सके, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वेक्टर को चूज करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजीली लिखा हुआ है, दैट इज इफ द साइज ऑफ द क्लोनेबल fragment is small, it is necessary to construct a large number of clones to accommodate all segments of the genome. दूसरा ये भी है, अगर फॉर एग्जांपल आपका डीएनए है, अगर छोटे छोटे इस तरीके से छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए, फॉर एग्जांपल 100 फ्रेगमेंट्स बन गए, तो हमें 100 वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो अगर फ्रेगमेंट्स बड़े बड़े होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल 100 की जगह पे 50 फ्रेगमेंट्स होंगे, तो हमें 50 क्लोन्स कंस्ट्रक्ट करने होंगे। ओके, और अगर जीनोम का साइज छोटा होगा, इतना ही जीनोम साइज होगा और एक इतना जीनोम साइज होगा, तो क्या होगा, इसके बाद इसके कम फ्रेगमेंट फॉर्म होंगे, इसके ज्यादा फ्रेगमेंट फॉर्म होंगे। तो इस तरीके से हम वेक्टर को चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू जिसकी जीनोम साइज कितना है, जिन जो फ्रेगमेंट्स फॉर्म होंगे वो किस तरीके से फ्रेगमेंट फॉर्म होंगे। ओके, तो इफ द साइज, ताकि ताकि कोई भी जो जीनोम है या डीएनए है वो मिस ना हो। ठीक है, तो जितना भी जीनोम है वो उस पर्टिकुलर वेक्टर में इंसर्ट हो सके और हमारे जीनोमिक लाइब्रेरी में आ सके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्लोन को यूज करते हैं। अगर स्मॉल पीसेस होंगे तो ज्यादा क्लोन यूज करेंगे, अगर कम पीस होंगे तो हम कम क्लोन यूज करेंगे। सो इफ द साइज ऑफ द फ्रेगमेंट्स आर लार्जर, देन द नंबर ऑफ क्लोन टू बी मेड वुड बी रिड्यूस्ड। तो अगर साइज से बड़ा होगा तो क्लोन का साइज क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अगर मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इस तरीके से 50 फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं हमारे जीनोमिक डीएनए, तो हमें सिर्फ 50 क्लोन बनाने पड़ेंगे। अगर 100 फ्रेगमेंट्स बनेंगे तो हमें 100 वेक्टर्स चाहिए होगा ताकि हमको 100 क्लोन्स बना सके। ओके, तो यही बोल रहा है इसमें, एज द नंबर ऑफ क्लोन इंक्रीजेस, जैसे जैसे क्लोन का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा,
स्क्रीनिंग वुड बी मोर एंड मोर डिफिकल्ट। तो जितना ज़्यादा क्लोन होगा उतना स्क्रीनिंग क्या होता है डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि हम इज़िली हम देख नहीं पाते कि कौन सा बैक्टीरियल सेल्स ट्रांसफॉर्म हुआ है, कौन से बैक्टीरियल सेल्स में हमारा जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है वो वहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, वो हम इज़िली पता नहीं लगा सकते, थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है जो प्रोसीजर है। ओके, सो जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज़ आर लाइकली टू कंटेन 5000 टू 15,000 क्लोन्स फॉर ईज़ी स्क्रीनिंग। तो एक जीनोमिक लाइब्रेरी में या डीएनए लाइब्रेरी में कितना क्लोन्स हो सकता है, दैट इज़ अराउंड 5000 से लेके 15,000 तक जो क्लोन्स है वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये कॉलोनी हमारे एक डीएनए लाइब्रेरी है, तो इस डीएनए लाइब्रेरी में हमारे पास कितने हैं, 50 क्लोन्स प्रेजेंट है, ठीक है? उस 50 क्लोन्स में हमारे 50 जो डीएनए है, जो हमारा 50 जीन अगर हमारे पास होगा, तो वो 50 जीन इस कॉलोनी में, इस बैक्टीरियल कॉलोनी में प्रेजेंट होगा। ओके। सो नॉर्मली जो जीनोमिक लाइब्रेरी है उसका साइज कितना रहता है, दैट इज अराउंड 5000 टू 15000 क्लोन्स और इजी स्क्रीनिंग, जिसको हम इजीली स्क्रीन कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्क्रीनिंग करने के लिए, हमें पता नहीं लगता है कि कौन सा सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड है कौन सा नहीं है, थोड़ा सा दैट इज स्क्रीनिंग प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर इससे ज्यादा क्लोन का साइज हो गया तो। ओके, तो प्लाज्मिड्स कैन एकोमोडेट लेस देन 15 केबी लॉन्ग। अगर फ्रेगमेंट 15 केबी से कम होगा तो प्लास्मिड इसको एकोमोडेट कर सकता है। ओके, इस 15 केबी से अगर साइज कम होगा तभी प्लास्मिड एकोमोडेट कर सकता है। अगर हम लैम्ब्डा की बात करेंगे तो वो 10 से 25 किलो बेस पेयर जो फ्रेगमेंट होगा वो कैरी कर सकता है। और अगर हम कॉस्मेट की बात करेंगे थोड़ा सा उससे ज्यादा है, दैट इज अराउंड 30 टू 40 किलो बेस पेयर डीएनए वो कैरी कर सकता है। अगर हम पैक जो वेक्टर है उसकी बात करेंगे तो वो 70 से 90 किलो बेस पेयर जो लॉन्ग डीएनए है वो इंसर्ट कर सकता है। अगर हम बैक की बात करेंगे तो इट विल कैरी अराउंड 100 टू 500 किलो बेस। ओके। देन अगर हम इसी तरीके से बात करेंगे किसकी, दैट इज द YAG की, दैट इज इट विल कैरी अराउंड 250 टू 1000 किलो बेस पेयर लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिस अलग अलग जो वेक्टर्स है उसकी अलग अलग कैपेबिलिटी रहती है कि वो कितने साइज का वो डीएनए कंटेन या कैरी कर सकता है। ओके, देन because of this reason, the number of clones to be made to accommodate all fragments of genomic DNA depends on the vector used and size of the genomic DNA. तो इसके अकॉर्डिंग तो हम जो क्लोन्स जो हम बनाना चाहते हैं ताकि उस क्लोन्स में हमारे जितना भी डीएनए है वो अकोमोडेट हो सके, या जो भी फ्रैगमेंट्स है जीनोमिक डीएनए का वो अकोमोडेट हो सके, तो वो डिपेंड किस पे करता है। एक तो वेक्टर, हम कौन से टाइप का वेक्टर यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम इस टाइप का वेक्टर यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर, ठीक है, तो अगर हम ये एक वेक्टर यूज करना चाहते हैं तो हमें इस साइज के, दैट इज 250 टू 1000 किलो बेस पे लॉन्ग के फ्रैगमेंट्स हम रिकमेंड करेंगे। ओके, और अगर जो जीनोमिक साइज अगर वो बड़ा होगा तो हम बड़ा जो वेक्टर है वो यूज करेंगे, और जो क्लोन्स है वो हम फॉर्म करेंगे। ओके, और कितने क्लोन्स हमें फॉर्म होंगे वो फ्रैगमेंट्स के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल द ह्यूमन जीनोम कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 3.4 बिलियन बेस पेयर। तो अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करेंगे तो ह्यूमन जीनोम में कितने रहते हैं, दैट इज 3.4 बिलियन बेस पेयर्स रहते हैं। ओके, सो इट इफ इट इज सो टू बी क्लोन्ड इन ए पैक लाइब्रेरी, ठीक है, पैक कितना करता है, दैट इज अराउंड 70 टू 90 किलो बेस पेयर जो डीएनए है। फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, इसका साइज कितना है, 9 70 से 90 किलो बेस पेयर। ये जो हमारा यैक वेक्टर है, यैक, तो ये यैक वेक्टर, ये हमारा बैक वेक्टर है। ओके, बैक वेक्टर वो इतने साइज का जो डीएनए वो इंसर्ट कर सकता है, दैट इज अराउंड 70 टू 90, 70 to 90 किलो बेस पेयर लॉन्ग। सो दिस पैक जो है, दैट इज P1 derived artificial chromosome, it requires 1 lakh bacterial clones to accommodate the complete human genome। तो इस पैक जो हम वायरस यूज कर रहे हैं, सॉरी पैक जो वेक्टर हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना वो चाहिए, दैट इज 1 लाख बैक्टीरियल क्लोन्स चाहिए, ठीक है, जिसमें हमारा जो जीनोमिक डीएनए है वो एकोमोडेट हो सके। ठीक है, क्योंकि ये कितना साइज वो करता है, दैट इज 70 टू 90 किलो बेस पेयर। तो
जब हम फ्रैगमेंट्स बनाते हैं तो वो फ्रैगमेंट्स इतने साइज के फॉर्म होते हैं और इतने साइज के फ्रैगमेंट्स के लिए हमें इतने बैक्टीरियल क्लोन्स चाहिए, इतने बैक्टीरिया चाहिए जिसमें हमारा जो ह्यूमन जीनोम है उसको हम ट्रांसफर कर सके, उसको हम इंसर्ट कर सके। उसके बाद इतने 1 लाख बैक्टीरियल क्लोन्स से हमारा जो लाइब्रेरी है वो फॉर्म होता है। तो इस 1 लाख बैक्टीरियल क्लोन्स में फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से होगा 1 लाख, इस तरीके से 1 लाख बैक्टीरियल क्लोन्स में इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ जीनोमिक लाइब्रेरी फॉर द ह्यूमन क्रोमोसोम। ठीक है? ह्यूमन क्रोमोसोम के लिए, ह्यूमन जीनोम के लिए इस 1 लाख बैक्टीरियल क्लोन्स में हमारा जो जीन है वो प्रेजेंट है। ठीक है? तो इस 1 लाख क्लोन्स में से हम अपना डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं कोई भी जीन के लिए, कोई भी प्रोटीन के लिए, फिर उसके बाद उसको आइसोलेट करने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो इफ इट इज़ टू बी क्लोन्ड इन बैक लाइब्रेरी, तो हमने अभी बैक लाइब्रेरी की बात करेंगे, किया था। तो अभी हम बात करेंगे किसकी, बैक लाइब्रेरी। अगर हमने ये जो बैक है, बैक वेक्टर यूज़ किया था, अब हम बैक वेक्टर यूज़ करेंगे, तो बैक वेक्टर के लिए कितना बैक्टीरियल चाहिए? दैट इज़ 50,000 बैक्टीरियल क्लोन्स चाहिए। तो कितना कम हो गया? ठीक है? तो क्योंकि इसका जो इंसर्शन साइज़ है वो ज़्यादा है, दैट इज़ बैक का, देखो दैट इज़ द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो बैक का साइज़ है दैट इज़ अराउंड 500 किलो बेस पेयर लॉन्ग। देखो ये 70 है, ये 500 है। तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ क्या हो जाता है? इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ये 500 किलो बेस पेयर लॉन्ग जो डीएनए है उसको इंसर्ट कर सकता है किसमें? वेक्टर में। ओके। जिसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरियल क्लोन्स है वो कम हो जाता है, दैट इज़ अराउंड 50,000 बैक्टीरियल क्लोन्स। तो अगर हम यैक की बात करेंगे, दैट इज़ द यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो वो 10,000 क्लोन्स में ही जो ह्यूमन के जो जीनोमिक डीएनए है उसको एक्युमुलेट कर सकता है, क्योंकि ये अराउंड ये कि देखो आप बात करें, दैट इज 252,000 किलो बेस पेयर लॉन्ग, दैट इज डबल फ्रॉम दिस 500 केबी। 1000 किलो बेस पेयर जो डीएनए है वो कैरी कर सकता है, कैरी करने के बाद वो बैक्टीरिया के अंदर जा सकता है। तो वो उसके लिए सिर्फ 10,000 बैक्टीरिया क्लोन चाहिए ताकि जो होल ह्यूमन जीनोम है उसको एक्कोमोडेट कर सके। तो ये जो एक्कोमोडेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो बैक्टीरियल के साइज, वेक्टर हम जो यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा हम जो क्लोन्स है वो कितने क्लोन्स हम बनाना चाहते हैं, और जो फ्रैगमेंट साइज है वो कौन-सा कितना फ्रैगमेंट होगा किसका, हमारे डीएनए का, जिसका हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करके या जो हम फिजिकल शेयरिंग यूज़ करके हम फ्रैगमेंट्स फॉर्म करते हैं। तो वो फ्रैगमेंट्स कितने फॉर्म होते हैं उस पे डिपेंड करता है कि कितने बैक्टीरियल क्लोन्स वहाँ पे मिलेंगे, और एक जीनोमिक लाइब्रेरी में कितने क्लोन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, देन तो हम किस तरीके से जीनोमिक लाइब्रेरी को क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो एक तो है दैट इज़ अ शॉटगन मेथड, ठीक है? तो पहला जो मेथड है दैट इज़ अ शॉटगन क्लोनिंग मेथड। इट इज़ अ वाइडली अडॉप्टेड टू क्रिएट जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज। ठीक है? तो मेनली जो ये मेथड है शॉटगन मेथड, उसको यूज़ किया जाता है डीएनए लाइब्रेरीज क्रिएट करने के लिए। सो क्लोनिंग ऑल डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ द जीनोम इनटू क्लीव्ड वेक्टर्स एट अ टाइम बाय अ सिंगल क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड शॉटगन क्लोनिंग। ठीक है? तो जो ये शॉटगन क्लोनिंग है इसमें क्या होता है कि जितने भी डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं एक जीनोम में से हमने बनाया, फॉर एग्जांपल ये एक हमारा जीनोम है, इस जीनोम का हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके इसका कटिंग करा है। कटिंग करने के बाद इस तरीके से आपको फ्रैगमेंट्स मिले। फ्रैगमेंट्स मिलने के बाद ये सारा जो जितने भी फ्रैगमेंट्स होंगे, जितने भी साइज़ के, फॉर एग्जांपल ये 10 किलो बेस पेयर साइज़ का फ्रैगमेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम एक साथ ही इसको क्लोनिंग कराएँगे किसमें, या वेक्टर्स में डाल देंगे, तो उस प्रोसेस को एक ही क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शॉटगन क्लोनिंग क्लोनिंग ठीक है? सो क्लोनिंग ऑफ ऑल डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ a genome into cleaved vectors at a time बाय अ सिंगल क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड शॉर्टकट। एक सिंगल क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर हम जितने भी हमारे जो ये फ्रैगमेंट्स फॉर्म हुए उसको हम वेक्टर में डाल देंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम शॉटगन टेक्निक या शॉटगन क्लोनिंग बोलते हैं। ओके, तो इस शॉटगन क्लोनिंग में जो प्रोसीजर है वो नीचे दिया हुआ है, तो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम जब भी हम ये जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम एक मेथड यूज़ करते हैं शॉटगन, जो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ शॉटगन मेथड। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो जीनोमिक डीएनए है उसको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द सोर्स ऑर्गेनिज्म यूजिंग ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन में से ह्यूमन का जीनोम का लाइब्रेरी बनाना चाहते हो तो आप ह्यूमन से आइसोलेट करोगे। अगर आप रैट का बनाना चाहते हो तो रैट से जो उसका जीनोमिक डीएनए है उसको आइसोलेट करोगे उसके सेल में से। अगर आप चिंपैंजी का डीएनए आइसोलेट करना चाहते हो या उसका जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना चाहते हो तो चिंपैंजी के सेल में से आप उसका जो भी डीएनए है उसको आइसोलेट करोगे।
देन उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज आइसोलेटेड जीनोमिक डीएनए इज कट विद a restriction enzyme to generate small DNA fragments। देन उसके बाद क्या करोगे, आइसोलेट तो आपने कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ओके, ये हियर यू कैन सी, तो दिस इज द जीनोमिक डीएनए, तो ये जीनोमिक डीएनए है, सो दिस इज द जीनोमिक डीएनए। देन उसके बाद ये जीनोमिक डीएनए आपने आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करने के बाद आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिंट 3 यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है, हिंट जो आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया दैट इज द हिंट 3, हिंट 3 आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, तो जो हिंट 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इस डीएनए को कट कर देगा किसमें, इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। तो पहला प्रोसेस है उसको आइसोलेट करने का, जो भी हमारा डीएनए है उसको हमने आइसोलेट किया, फॉर एग्जांपल एनिमल सेल में से हमने इसको क्या किया, ह्यूमन सेल में से इसको हमने आइसोलेट किया, ह्यूमन सेल में से हमने इसको आइसोलेट किया। आइसोलेशन करने के बाद दूसरा जो प्रोसेस दैट इज द ट्रीटिंग विद द रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है उसके साथ हम इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ओके। देन ट्रीट करने के बाद क्या होता है, इस तरीके से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं, जहां जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शन साइट, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इस रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे इसको क्या करता है, कट करता है, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है उसको ये कट कर देता है। जब रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे कट होगा, कट होने के बाद जो हमारा डीएनए है इस तरीके से फ्रेगमेंट्स फॉर्म करेगा। सो दीज यहाँ पे तो दैट इज अ स्टिकी एंड्स यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो डीएनए है वो कट हो जाएगा फ्रेगमेंट्स में। उसके बाद हम प्लास्मिड यूज करेंगे या जो भी हमारा वेक्टर है उसको यूज करेंगे, तो इसका साइज कितना होगा, साइज के अकॉर्डिंग हम अपना वेक्टर चूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसका साइज 10 KB के आसपास है तो हम प्लास्मिड को यूज करेंगे, तो हमारा वेक्टर है। अगर इसका साइज बड़ा होगा दैट इज अराउंड 500 KB, तो हम यैक वेक्टर को यूज बैक वेक्टर को यूज करेंगे। अगर इससे भी बड़ा होगा दैट 1000 KB होगा, तो हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे, दैट इज यैक। अभी इसका साइज फॉर एग्जाम्पल 10 KB है, तो हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे, दैट इज द प्लास्मिड, ताकि जो फ्रेगमेंट्स है वो प्लास्मिड में हम डाल सके। तो उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो the isolated genomic DNA is cut with restriction enzyme to generate small DNA fragments. While cutting the DNA with a single restriction enzyme, longer fragments may be generated. अगर हमने सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया तो जो फ्रेगमेंट्स है वो बड़े साइज के होंगे। अगर हम 2-3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, हमने मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, तो क्या होगा, जो डीएनए साइज जो फ्रेगमेंट है वो और भी छोटा हो जाएगा, ओके। सो हेंस रैंडम कट्स आर मेड विद 2 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो हम मेनली 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, जिससे रैंडम कट्स वहां पे, और जो साइज होगा डीएनए का वो भी, फ्रेगमेंट्स का साइज होगा वो भी छोटा होगा, और जो हम वेक्टर यूज करने वाले हैं तो उसके लिए भी इजी हो जाएगा। इसीलिए हम मेनली क्या करते हैं, 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मिनाइटिस स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जिस जहाँ पे हम 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हैं एज कंपेयर टू 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देन उसके बाद क्या होता है, द रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट इज इलेक्ट्रोफोर्स ऑन ए पॉलीएक्रिलामाइड जेल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट मार्कर्स इन वन लेन। उसके बाद देखो, हमने प्लास्मिड भी चूज कर दिया, प्लास्मिड को भी हमने कट कर दिया किसके साथ, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ। देन जो फ्रेगमेंट है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द डीएनए, ये जो डीएनए है वो आइसोलेट अलग हो जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसका 10 KB होगा साइज, और दूसरा है फॉर एग्जाम्पल इसका 20 KB होगा, तो जो हेवी है, इसका साइज हेवी होगा वो ऊपर रह जाता है 20 KB, और जो जिसका साइज छोटा होता है वो नीचे रन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो, अगर एक बहुत मोटा आदमी होगा और एक बहुत पतला आदमी होगा, तो अगर हम उसको 100 मीटर की रेस कराएंगे, तो जो छोटा होगा वो फास्टली रन कर देगा, और जिसका वेट ज्यादा है वो स्लोली रन करेगा। तो यहाँ पे जो जो ऊपर ऊपर आपको जो फ्रेगमेंट्स तरीके से फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, तो जो ये बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स है, हैव द लार्जर साइज, उनका साइज क्या होता है, लार्ज साइज। तो ये वाला इससे थोड़ा कम होगा, ये वाला इससे कम होगा, ये वाला इससे होगा, और नीचे जो सबसे लास्ट में होगा, सबसे यहाँ पे होगा, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट, दैट इज अराउंड 5 KB। तो जिसका सबसे कम साइज होगा वो सबसे पहले रन करेगा और सबसे पहले नीचे पहुंच जाएगा, ओके। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन विच द डीएनए विल आइसोलेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, ओके। तो ये हम प्रोसेस हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और किस टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कर रहे हैं, दैट इज द जेल
एसडीएस पेज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द पॉली एक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। देन एक साइड पे हम मार्कर रन करेंगे और एक साइड पे हम क्या करेंगे, हमारा जो डीएनए है वो रन कराएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें साइज पता चल जाएगा कि कौन से डीएनए का कितना साइज है। ओके, देन नेक्स्ट जो है दैट इज द DNA fragments of clonable size are isolated from the gel, and the smaller as well as larger fragment are discarded. For example, the DNA fragments have to be cloned in plasmid. Size of the fragment should be between 5 and 15 kilobase pair. So fragment lesser than 5 kb and larger than the 15 kb are discarded. ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लार्जर साइज और स्मॉलर साइज है जो प्लास्मिड है उसको हम क्या कर देंगे, उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। और वो अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर, हम कौन सा वेक्टर यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लास्मिड यूज कर रहे हैं, प्लास्मिड सिर्फ 5 केबी से लेके 15 केबी तक वो जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको अपने अंदर ले सकता है, ठीक है। तो अगर 5 केबी से कम और अगर 15 केबी से ज्यादा होगा तो प्लास्मिड विल नॉट टेक अप द डीएनए। तो हम 5 केबी से कम होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, और जिसका साइज 15 केबी से ज्यादा होगा तो उस डीएनए को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो हमारा प्लास्मिड लेगा नहीं या उसमें इंसर्ट नहीं होगा। ओके, देन जो नेक्स्ट है दैट इज द The isolated DNA fragments are treated with alkaline phosphatase to remove 5 prime phosphate group from the ends of the DNA. उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज का क्या काम रहता है। तो जो अल्कलाइन फॉस्फेट है जो हमने आइसोलेट किया डीएनए फ्रेगमेंट्स को, उसको हम ट्रीट करते हैं, उसको हम मिक्स करते हैं किसी साथ अल्कलाइन फॉस्फेटेज के साथ, ताकि जो 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो जाए और सेल्फ जो ये रिसर्कुलराइजेशन है वो ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज को यूज करते हैं। उसके बाद वेक्टर डीएनए इज क्लीव्ड विद 1 or 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच वेर यूज्ड टू डाइजेस्ट द जीनोमिक डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, तो हमने ये किया, आइसोलेशन किया, आइसोलेशन करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद उसको ट्रीट किया हमने किसके साथ, अल्कलाइन फॉस्फेटेज के साथ। देन हम क्या करेंगे, अपना वेक्टर है उसको यूज करेंगे, फिर उसको भी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट करेंगे जिसके साथ हमने इस डीएनए को ट्रीट किया था। तो ऐसे ट्रीट करने की वजह से यहाँ पे वैसे साइट्स प्रेजेंट हो गए जो यहाँ पे फॉर्म हुए थे। ओके, देन the DNA which is dephosphorylated, जिसको हमने ट्रीट किया था अल्कलाइन फॉस्फेटेज के साथ, उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम मिक्स करेंगे किसके साथ, जो हमारा जो ये वेक्टर है दैट इज द प्लास्मिड के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, या टू कंस्ट्रक्ट द रिकम्बिनेंट लिरेनाइज्ड, या ऐसा बोल सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट द रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो इस वेक्टर में जब हमारा फ्रेगमेंट इंसर्ट हो जाएगा तो इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर डीएनए, दैट इज द रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए प्रेजेंट है। तो ये प्लास्मिड का डीएनए है, उस प्लास्मिड के डीएनए में हमारा जो जीनोमिक डीएनए है वो क्या हो गया, इसमें इंसर्ट हो गया है। ओके, यू कैन सी हियर 10 पीसेस बने थे तो 10 का 10 पीस यहाँ पे इंसर्ट हो गया है 10 क्लोन में, ठीक है, सॉरी 10 वेक्टर्स में। तो इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए। देन उसके बाद द रिकम्बिनेंट डीएनए thus constructed are introduced into the coli। तो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए हमने यहाँ पे जो वेक्टर बनाया है, रिकम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है, इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, या तो इकोलाई सेल में, दैट इज अ बैक्टीरियल सेल, या हम इसको यीस्ट सेल में हम डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इफ द डीएनए इज क्लोन इन प्लास्मिड दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन इकोलाई सेल। अगर हमने जो ये डीएनए है उसको अगर हमने प्लास्मिड में क्लोन किया है तो हम उसको इकोलाई में डालेंगे, और बाय मींस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बाय मींस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इफ द डीएनए इज क्लोन in cosmate phage DNA or phage mate transducing virus particles are developed to deliver the recombinant DNA into the E. coli cell। ओके, तो अगर हम प्लास्मिड का यूज कर रहे हैं, किसका, प्लास्मिड का, तो हम कौन सा वेक्टर, कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी। दैट इज या तो इलेक्ट्रोपोरेशन या तो कैल्शियम क्लोराइड मेटल, ठीक है। तो अगर
प्लास्मिड हम यूज करें, तो अगर हम दूसरा कोई वायरस यूज करें, वायरल जो वेक्टर है वो यूज करें, फॉर एग्जांपल कॉस्मिट है, या हम फेच डीएनए है वो यूज कर रहे हैं जो हमने पढ़ा था, या हम फैचमिड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये जो वायरल वेक्टर है अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की जगह पे कौन सा यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, दैट इज द ट्रांसड्यूसिंग वायरस पार्टिकल, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसिंग वायरस पार्टिकल, हम ये जो मेथड है वो यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हम डायरेक्टली वायरस में जो हेड है, वायरस के हेड में वो अपना जो क्लोन है वो डाल देंगे, फिर उसके बाद वो क्लोन डायरेक्टली जाके इकोलाई को अटैक कर देगा, जो वायरस है वो अटैक कर देगा, वो बैक्टीरियोफेज को अटैक कर देगा, अटैक करने के बाद जो हमारा क्लोन है वो बैक्टीरियल सेल्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने मेथड है वो नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है वो हमने पढ़ा था, जिस जो हम प्लास्मिड के लिए यूज करते हैं, ओके। तो then if the DNA are cloned in pack and pack or delivered into E. coli by transformation using electroporation, अगर हम दूसरा वेक्टर यूज करें दैट इज अ पैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या पैक दैट इज अ P1 डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, अगर हम ये जो वेक्टर्स है उसको यूज कर रहे हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन में मेनली कौन सा, दैट इज द इलेक्ट्रोपोरेशन इंस्टेड ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। हम इलेक्ट्रोपोरेशन जो मेथड है वो यूज करते हैं किसके लिए, बैक और पैक जो वेक्टर है अगर हम ये यूज कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करने के लिए, ओके। तो if the DNA is cloned in egg, that is a yeast artificial chromosome, अगर हम ये जो वेक्टर है अगर उसको यूज कर रहे हैं तो ट्रांसफेक्शन विद जेंटल इलेक्ट्रोपोरेशन इज यूज टू डिलीवर द डीएनए इनटू यीस्ट। तो हम हल्का सा जो इलेक्ट्रोपोरेशन है उसको यूज कर सकते हैं, और इस क्लोनिंग वेक्टर को हम यीस्ट में इंस्टेड ऑफ इकोलाई हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इकोलाई हम यीस्ट में उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो प्लास्मिड तो वेक्टर के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है या मेथड से हम यूज करते हैं ताकि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हमारे ऑर्गेनिजम्स तक पहुंच सके, ओके। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, द रिकॉम्बिनेंट आर सिलेक्टेड बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड्स फिटेड फॉर द सिलेक्टेड वेक्टर। तो उसके बाद ये हमारा जो डीएनए है वो अब पहुंच गया है किसमें, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसमें पहुंच गया है। यहाँ पे देखो इकोलाई में हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम चेक करते हैं क्या ये सेल में पहुंच गया है। तो किसी किसी सेल में ये जो क्लोन है वेक्टर है वो पहुंच जाता है इस तरीके से, बट किसी किसी बैक्टीरियल सेल्स में ये जो रिकॉम्बिनेंट है वो नहीं जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं कि कौन कौन सा जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म हुआ है क्या, या ये ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो वो हम देखते हैं, देखने के बाद सेलेक्ट सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और जो ट्रांसफॉर्म हुआ है उसको हम यूज करते हैं टू कंस्ट्रक्ट द जीनोमिक लाइब्रेरी, ओके। तो इसके भी दो प्रोसेस है, एक हमने कहा था कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि जिस रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं। तो एक है दैट इज द जो प्रोसेस है दैट इज द कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा है पेक लिफ्टिंग मेथड। तो इस दो दो मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, ओके। देन इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स हैं, देन ब्लॉटिंग टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं किसका, कि जो सेल है हमारा वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं, या विदाउट ट्रांसफॉर्म है, ओके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ओके। देन रिकॉम्बिनेंट्स इक्वलाइज, देन क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट है डीएनए जो भी इक्वलाई है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीनिंग बाय इम्यूनो केमिकल मेथड, देन उसके बाद हम इस रिकॉम्बिनेंट इक्वलाई को हम देखेंगे कि उसमें हमारा जो भी हम हमारे जो प्रोटीन्स है ह्यूमंस के, वो या जो भी जीनोम लाइब्रेरी हमने यूज किया था, जीनोम डीएनए हमने यूज किया था, उसका जो डीएनए है वो वहां पे फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ओके। So the recombinant cells are separated from one another using dilution plating and subsequent culture. The microbial culture are screened to detect the context. Based on the context analysis, the clones are arranged in the genomic library. उसके बाद हम क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स है उसको अलग कर देते हैं, जहां जहां पे यहाँ पे हमने किया, देखो सिलेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर उसको हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद हमें पता चला कि ये जो सेल्स है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट से। तो हम इस रिकॉम्बिनेंट सेल्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसको सेपरेट कर देंगे,
फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, यूजिंग डाइल्यूशन, प्लेटिंग एंड सब्सिक्वेंट कल्चर, ठीक है। एक दूसरे से, तो एक दूसरे से हम इसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा 1 जीन है तो अलग हो जाएगा, 2 जीन उसको अलग कर देंगे। इसमें हमारा, इस कॉलोनी में हमारा 3 जीन प्रेजेंट है, इस कॉलोनी में हमारा 4 जीन है, जो चौथा जीन है वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसको इस तरीके से सेपरेट कर देंगे। ओके, देन जो ये सेपरेशन है वो हम डाइल्यूशन प्लेटिंग मेथड्स के थ्रू करते हैं। ओके, एंड सब्सिक्वेंट कल्चर होने के बाद, फॉर एग्जांपल इसको अलग कर दिया, इसको कल्चर कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कल्चर कर दिया, इसको अलग कर दिया, उसको अलग कल्चर कर दिया। देन द माइक्रोबियल कल्चर्स आर स्क्रीन टू डिटेक्ट द कंटिक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस माइक्रोबियल कल्चर को क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं ताकि हमें कॉन्टिक्स मिल सके। ठीक है, कॉन्टिक्स क्या रहता है, कॉन्टिक्स दैट इज लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये 1 जीन है, फिर ये 2 जीन है, देन ये 3 जीन है, ये 4 जीन है, ये 5 जीन है, ये 6 जीन है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉन्टिक्स फॉर्म करते हैं, लाइक इस तरीके से, ये दीज आर द कॉन्टिक्स। तो कौन कौन से सेल्स में क्या प्रेजेंट है हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस तरीके से कॉन्टिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। कॉन्टिक कंस्ट्रक्ट करने के बाद इस कॉन्टिक्स के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं दैट द क्लोन्स आर अरेंज्ड इन द जीनोमिक लाइब्रेरी। तो इस कॉन्टिक्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लोन्स को अरेंज करते हैं, लाइक देयर। देखो इस तरीके से हम अरेंज करेंगे कि हाँ इस वाले में ये 1 वाला जीन प्रेजेंट है, इस वाले में 2 वाला जीन प्रेजेंट है, इस वाले में 3 वाला जीन, इसमें उसके बाद जो जीन आता है वो प्रेजेंट है, उसके बाद 4 जो जीन है वो प्रेजेंट है, उसके बाद जो जीन आता है वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम कॉन्टिक्स, इसको बोलते हैं कॉन्टिक्स। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आता, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि कॉन्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्टिक्स फॉर्म करते हैं। तो कॉन्टिक्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जीन को जो क्लोन है उसको अरेंज करते हैं, किसमें, जीनोमिक लाइब्रेरी में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं किसका, जीनोमिक लाइब्रेरी का। ओके, होप यू अंडरस्टैंड किस तरीके से ये हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, देन लास्ट में एक पॉइंट है, दैट इज स्क्रीनिंग। ठीक है, तो हम स्क्रीनिंग किस तरीके से करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सो एनालिसिस ऑफ, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इस इसमें आप देख सकते हैं, दैट इज जो मैंने लास्ट की जो प्रोसेस बताए थे वो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है किस तरीके से हम कौन सा वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो कौन कौन से वेक्टर के लिए हम किस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो यूज करते हैं। देन किस तरीके से हम रिकम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। देन कौन से मेथड से हम जो सिलेक्टेड रिकम्बिनेंट है उसको सेपरेट करते हैं, उसका अलग कल्चर करते हैं। देन लास्ट में हम किस तरीके से जो माइक्रोबियल कल्चर है उसको स्क्रीन करके उसका कॉन्टिक्स डिटेक्ट करते हैं कि किस तरीके से जो डीएनए वो अरेंज है। देन फाइनली उस कॉन्टिक एनालिसिस के बेसिस पे हम उन क्लोन्स को जीनोम लाइब्रेरी में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ओके, सो एनालिसिस ऑफ वेरियस क्लोन्स टू अरेंज देम इनटू कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग ऑफ डीएनए लाइब्रेरी। तो जो क्लोन्स है उनको एनालाइज करके, डिफरेंट क्लोन्स को एनालाइज करके उनको कॉन्टेक्स्ट में अरेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग डीएनए लाइब्रेरी बोलते हैं। ओके, सो द क्लोन्स आर अरेंज्ड इनटू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द एडजेसेंट क्लोन। तो जो ये क्लोन्स है वो, उनको हम अरेंज करते हैं किसके बेसिस पे, कॉन्टेक्स्ट में, किसके बेसिस पे, द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द एडजेसेंट क्लोन्स। एडजेसेंट क्लोन्स में ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फॉर्म करते हैं। सो द continuous clones representing the entire genomic DNA of an organism in the correct order are called context। तो जो कंटिन्यूस क्लोन है, जो मेनली क्या रिप्रेजेंट करता है, जो एंटायर जीनोमिक डीएनए को रिप्रेजेंट करता है किसमें, एक करेक्ट ऑर्डर में, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। Restriction fragments, fingerprinting, chromosome walking, repetitive DNA fingerprinting, and STS, that is a sequence tag sites mapping, are used to arrange the clone into context। ठीक है, तो जो restriction fragment है, या फिंगरप्रिंटिंग है, या क्रोमोसोम वॉकिंग है, या रिपीटेटिव डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, या एसटीएस, दैट इज अ सीक्वेंस टैग साइट, ये कुछ टेक्निक्स है। इस टेक्निक को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्लोन है उसको कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में हम उसको अरेंज करते हैं। ओके, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दीज आर द कॉन्टिक्स। ठीक है, तो कॉन्टिक्स हम किस तरीके से बनाते हैं, दिस, तो ये एक क्लोन में आपको इस तरीके से एक सीक्वेंस मिला, उसके बाद उसी दूसरे क्लोन में आपको ये जो सीक्वेंस है वो मिला, तीसरे क्लोन में ये सीक्वेंस मिला, और चौथे क्लोन में ये सीक्वेंस मिला। उसके बाद आपने इसको जब एनालाइज किया तो आपको पता चला कि ये ओवरलैपिंग जो है जीनोम है वो है। तो आप इन तीनों को, इन चारों को मैच करके, एनालाइज करके आपने इसको, इसका एक कॉन्टिक बनाया। उसके बाद दूसरा कॉन्टिक यहाँ पे फॉर्म होता है, दैट इज यहाँ पे बहुत सारे क्लोन्स को आप एनालाइज करके आपको
ये दूसरा क्वांटिक है वो इस तरीके से मिल जाता है। उसके बाद तीसरा जो क्वांटिक है आपको बहुत सारे जो क्लोन्स है उसको कंपेयर करके आपको ये तीसरा क्वांटिक मिल जाता है। तो इस तरीके से क्वांटिक में अरेंज करते हैं। तो ये जो क्वांटिक जब अरेंज होगा फिर उसके बाद आपका जो जीनोमिक लाइब्रेरी है वो फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पे वही लिखा हुआ है देखो, द कंटीन्यूअस क्लोन्स रिप्रेजेंटिंग द एंटायर जीनोमिक डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द करेक्ट ऑर्डर आर कॉल्ड क्वांटिक्स। तो जो जो कंटीन्यूअस क्लोन्स है जो एंटायर जीनोमिक डीएनए को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसमें, करेक्ट ऑर्डर में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिक्स। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट जो ये टेक्निक्स है ये हम यूज करते हैं ताकि जो क्लोन्स है उनको अरेंज कर सके किसमें, क्वांटिक्स में। ओके, so the clones are arranged in context based on the principle of overlapping between the adjacent clones। तो आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो adjacent clones है उनके ऊपर overlapping, देखो इतना जो सीक्वेंस है ये ओवरलैप हो रहा है, ये जो सीक्वेंस है ओवरलैप हो रहा है, ये जो सीक्वेंस है वो ओवरलैप हो रहा है। तो इस ओवरलैपिंग के बेसिस पे आप क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फॉर्म करते हैं। ओके, सो इसी को क्या हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द स्क्रीनिंग ऑफ डीएनए लाइब्रेरी। तो एनालिसिस ऑफ वेरियस क्लोन्स टू अरेंज देम इनटू कॉन्टेक्स्ट। तो हम सारे जितने भी क्लोन्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हम उसको इस तरीके से कॉन्टेक्ट में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ डीएनए लाइब्रेरी। ओके, तो यूजेस क्या है जीनोमिक लाइब्रेरी के, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज द जीनोमिक लाइब्रेरी प्रोवाइड्स डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर हमारे पास डीएनए लाइब्रेरी होगा तो हम डीएनए लाइब्रेरी में से हम उस पर्टिकुलर कोई भी जीन है उसको आइसोलेट कर सकते हैं, फिर उसको सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी पर्टिकुलर रिसर्चर को हम दे सकते हैं ताकि वो उस पे रिसर्च कर सके। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी फॉर जीन मैनिपुलेशन वर्क। जो भी जीन मैनिपुलेशन या जीन इंजीनियरिंग वर्क होगा तो हम उसके लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हम जीनोमिक लाइब्रेरी में से हम वो डीएनए ले सकते हैं। सो जीनोमिक लाइब्रेरी हेल्प फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल मैप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जीनोमिक लाइब्रेरी के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, जो भी फिजिकल मैप्स हैं कि कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है वो हम बना सकते हैं। देन जीनोमिक लाइब्रेरीज आर यूजफुल टू स्टडी साइलेंट जीन्स दैट डू नॉट एक्सप्रेस इन द सोर्स ऑर्गेनिज्म। तो जीनोमिक लाइब्रेरी के थ्रू हम वो भी पता लगा सकते हैं कि कौन से साइलेंट जीन्स है जो एक्सप्रेशन नहीं दिखाते किसमें, हमारे मेन सोर्स ऑर्गेनिज्म में, मींस या हम वो जीन बोल सकते हैं विच आर नॉन कोडिंग, तो उसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। Then genomic libraries simplify the molecular research task by providing specimen to researcher all over the world। ठीक है, तो जीनोमिक लाइब्रेरी ने मॉलिक्यूलर रिसर्च टास्क है उसको बहुत सिंपलीफाई कर दिया है ताकि जो जीन है वो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी रिसर्चर्स है वहां तक वो इजीली उस जीनोमिक लाइब्रेरी से वो पर्टिकुलर जीन को एसेस कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। सो दीज आर द यूज ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से आप इसको देख ले और यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो। ओके, तो अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाद में। थैंक यू।